फिल्म की शुरुआत होती है कुछ टूरिस्ट को दिखाते हुए जो बोट राइड का मजा ले रहे होते हैं और खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं। एक औरत पानी में तैरने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड परेशान हो जाती है जब वह वापस नहीं आती और बोट के आसपास बुलबुले उठने लगते हैं। तभी वे उसकी बॉडी को बोट के नीचे तैरती हुई देखते हैं और हर जगह धुएं जैसा भाप छाना शुरू हो जाती है, जैसे पानी उबल रहा हो। अचानक बोट का नीचे का हिस्सा फट जाता है और गर्म पानी जोर से अंदर घुसकर सभी पैसेंजर को मार देता है। इसी दौरान एक नॉर्वेजियन फैमिली क्रिसमस वेकेशन के लिए आइलैंड पर आती है। वे सालों से इसी होटल में रुके आए हैं और वहाँ के स्टाफ से उनकी दोस्ती भी हो चुकी है। इस साल उन्हें हैरानी होती है जब पता चलता है कि उन्हें आम कमरे की जगह एक बहुत ही फैंसी रूम दिया गया है। रूम देखते वक्त उनकी बेटी सारा को एक ईयर रिंग मिलती है जो पहले वाले मरे हुए टूरिस्ट की होती है। ला पाल्मा के जियोलॉजी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट आइलैंड की ज्वालामुखी गतिविधि को मॉनिटर कर रहे होते हैं। वे बोट हादसे को लेकर भी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। मैरी को लगता है कि ट्रांसमीटर जो डेटा उसके कंप्यूटर को भेजता है वह काम नहीं कर रहा, इसलिए वह और हेवकर चेक करने के लिए पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे कार छोड़कर पैदल उस गुफा के एंट्रेंस तक जाते हैं जहां ट्रांसमीटर लगाया गया होता है। वह ठीक लगता है, लेकिन गुफा के अंदर भी कुछ उपकरण पड़े होते हैं, तो वे अंदर जाकर और जांच करते हैं। मैरी चौंक जाती है जब वह देखती है कि गुफा में पानी बह रहा है जो पहले कभी नहीं था। सैंपल लेने के बाद वे आगे बढ़ते हैं और जमीन पर दर्जनों मरे हुए चमगादड़ देखते हैं। हेवकर एक गैजेट से हवा की चेकिंग करता है और पता चलता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैस की बहुत ज्यादा मात्रा है। गुफा में आगे बढ़ने पर उन्हें ट्रांसमीटर का दूसरा हिस्सा मिलता है जो पूरी तरह डैमेज्ड होता है। असल में गुफा की छत में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और चट्टान के टुकड़ों ने उपकरण को कुचल दिया है। दोनों इंस्टीट्यूट वापस जाकर अपने बॉस एल्वारो को सब बताते हैं। एल्वारो उन्हें डांट देता है क्योंकि वे समझ रहे हैं कि यह आने वाली विस्फोटक ज्वालामुखी गतिविधि की निशानी हो सकती है। पब्लिक को बताने से पहले वह पक्का सबूत चाहता है। वे आगे चलकर हेवकर मैरी को बताता है कि एल्वारो इतना सावधान इसलिए है क्योंकि 3 साल पहले उसने जल्दबाजी में इरप्शन का ऐलान कर दिया था। शहर में दहशत फैल गई थी, लोग भागने लगे थे और अंत में हुआ कुछ नहीं। उसी गलती का बोझ अब भी उसके सिर पर टंगा हुआ है, इसलिए वह बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं कहना चाहता। मैरी बाद में एक सुनामी सिमुलेशन का वीडियो देखती है जो इस इलाके में भारी तबाही दिखाता है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। घर लौटती है तो उसका भाई एरिक उसे अपने अगले डाइविंग प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह से बताने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि कछुए ला पाल्मा में इकट्ठा हो रहे हैं। ये अजीब है क्योंकि कछुए आमतौर पर ऐसे झुंड में नहीं घूमते। अगला दिन फैमिली लंच से शुरू होता है। उनका बेटा टोबियस न्यूरो डाइवर्जेंट है। जैसे ही उसे लगता है कि उसका खाना मेन्यू की तस्वीर जैसा नहीं दिखता तो वह गुस्से में फट पड़ता है। माता पिता को उसका खाना वापस ठीक करना पड़ता है ताकि वह शांत हो जाए। इसी बीच सारा की नजर दूसरी टेबल पर चार्ली पर पड़ती है और दोनों हल्की सी फ्लर्टिंग वाली स्माइल्स एक्सचेंज करते हैं। पूल के पास अकेली बैठी सारा के पास चार्ली आती है और उससे बाद में मिलने को कहती है, लेकिन सारा मना करती है क्योंकि उसे टोबियस का ख्याल रखना होता है। यह देखकर उसके पिता फ्रेडरिक उसे कह देते हैं कि वह चली जाए, वह टोबियस को संभाल लेंगे। सारा के जाते ही फ्रेडरिक का ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसकी पत्नी जेनिफर उस कर्मचारी से बात कर रही होती है जिसने उनका कमरा अपग्रेड करवाया था और फ्रेडरिक को उनकी बातचीत कुछ ज्यादा ही दोस्ताना लगती है। जब वह मुड़कर देखता है टोबियस गायब होता है। वह घबराकर सारा को बुला लेता है और जैसे ही वह चार्ली से मिलती है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। दोनों बीच पर ढूंढते हैं और टोबियस को एक पहाड़ी पर पाते हैं जहाँ वह समुद्र में कछुओं को देख रहा होता है। उसी वक्त एरिक उन कछुओं को स्टडी करने के लिए डाइव करता है। होटल रूम वापस आने पर वही एम्प्लॉय कार का अपडेट देने आता है और फ्रेडरिक उस पर बेहूदगी से भड़क जाता है। फिर वह और जेनिफर झगड़ पड़ते हैं और बच्चे दूसरे कमरे में सब सुन लेते हैं। उधर एल्वारो अपने डॉक्टर दोस्त से मॉर्ग में मिलता है और बोट एक्सीडेंट के बायोप्सी परिणाम पूछता है। डॉक्टर तस्वीरें दिखाकर कंफर्म करता है कि विक्टिम्स की स्किन बहुत गर्म गैस से जली थी और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की घातक मात्रा इनहेल की थी। डॉक्टर को लगता है कि यह लावा एक्टिविटी का संकेत हो सकता है, लेकिन एल्वारो ऐसे दिखाता है जैसे यह कोई खास बात नहीं। इंस्टीट्यूट में मैरी और हेवकर केव के पानी के टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। पानी में मिनरल्स बहुत कम हैं, मतलब यह सतह से टनल तक बहुत तेजी से पहुंचा है। मैरी अंदाजा लगाती है कि दरार शायद सीधे पहाड़ की चोटी तक जा रही हो। हेवकर टोपोग्राफी इमेज चेक करता है और पता चलता है कि यह दरार बिल्कुल उसी जगह है जहां 1949 की इरप्शन वाली क्रैक थी। दोनों पहाड़ वापस जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे सदमे में देखते हैं कि क्रैक सच में पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुकी है। वे अपने स्पेशल उपकरण से माप लेना शुरू कर देते हैं। होटल में फ्रेडरिक बालकनी पर हल्की सी हलचल महसूस करता है। इंस्टीट्यूट में एल्वारो और उसकी टीम को मॉनिटर पर एक अलर्ट मिलता है। पहाड़ी पर गैस उत्सर्जन और संभावित भूकंप की चेतावनी। सिविल गार्ड को तुरंत खबर देने का आदेश दिया जाता है। उसी समय एल्वारो को मैरी का कॉल आता
आता है जिसमें वह अपनी नई खोज के बारे में बताती है। उसी दौरान जमीन के आसपास से हर तरफ गैस निकलने लगती है तो मैरी और हेवकर भागना शुरू कर देते हैं। लौटते वक्त उन्हें कैंपर्स का एक ग्रुप मिलता है तो मैरी उन्हें भी तुरंत भागने को कहती है। वह उन्हें सिखाती है कि रूमाल पर पानी डालकर मुंह पर रख लो ताकि गैस कम असर करे। गैस इतनी गाढ़ी हो जाती है कि कुछ दिखता नहीं और मैरी ग्रुप से अलग पड़ जाती है। अचानक वह फिसलकर नीचे लुढ़क जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ पल बाद वह सपने में तैरती दिखती है जैसे वह डूब रही हो। होश में आते ही वह खुद को अस्पताल में पाती है। एल्वारो बताता है कि हेवकर ने बहुत ज्यादा गैस इनहेल की थी, इसलिए उसे इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है और कैंपर्स भी नहीं बच पाए। दोनों में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि एल्वारो अभी भी आधिकारिक चेतावनी जारी करने को तैयार नहीं। उसका तर्क है कि अगर फिर गलती हो गई तो लोग कभी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैरी अपनी पुरानी त्रासदी बताती है कि कैसे वह एक सुनामी में फंस गई थी और उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जबकि समय पर चेतावनी मिलती तो सब बच जाते। वह एरिक को कॉल कर तुरंत कहती है कि अभी के अभी समुद्र से बाहर आ जाओ। होटल में सारा चार्ली के पास जाती है और दोनों बात कर लेते हैं। सारा का मूड खराब हो जाता है जब वह चार्ली को एक लड़के के साथ देखती है और सोचती है कि शायद वह उसका बॉयफ्रेंड है। फ्रेडरिक और जेनिफर पहाड़ों में राइड पर जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें बताता है कि वह इलाका बंद है और वहाँ लोग मारे गए हैं। वह लापरवाही से टोबियस वाले हादसे का भी जिक्र कर देता है जिसके बारे में जेनिफर को पता ही नहीं था। कमरे में वापस जाते ही दोनों का फिर झगड़ा होता है और बच्चे सब सुन लेते हैं। फ्रेडरिक जेनिफर से कहता है कि वह फैमिली में उतना शामिल नहीं होती और यह भी कि वह सारा को ज्यादा समझता है जबकि वह उसकी सौतेली बेटी है। ये सुनकर जेनिफर आहत हो जाती है। बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है और रोती हुई सारा चुपके से कमरे से निकल जाती है। लड़की शहर तक पहुंचकर अपने अंकल जेम्स को कॉल करती है जो नॉर्वे के विदेशी मामलों के मंत्रालय में काम करता है। जब वह उससे घर जाने के लिए प्लेन टिकट के पैसे मांगती है तो जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह गलत फैसला है। सारा नाराज होकर कॉल काट देती है। जेम्स जेनिफर को कॉल करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट होता है क्योंकि वह मेडिटेशन कर रही होती है। सारा किसी तरह फ्लाइट पकड़कर मैड्रिड के लिए निकल जाती है और रास्ते में चार्ली का मैसेज देकर हैरान हो जाती है। उधर मैरी और एल्वारो मेयर को अपनी फाइंडिंग्स दिखाते हैं। मेयर को डर होता है कि कहीं फिर गलत अलार्म न साबित हो जाए, लेकिन मैरी और एल्वारो हार नहीं मानते और उसे सरकार के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए राजी कर लेते हैं। मैरी बाद में एरिक को सुनामी की याद दिलाते हुए अपने देश वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। एरिक सोचता है कि वह बस उसे अपने से दूर भेजना चाहती है, इसलिए वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट देखते हैं कि आइलैंड पर ट्रेमर्स बढ़ रहे हैं, जिसे एल्वारो समझता है कि राख सतह की तरफ आ रही है। ज्वालामुखी के फटने के 3 स्टेज होते हैं, पहले गैस, फिर राख और अंत में लावा। पहाड़ से आने वाला डेटा दिखा रहा होता है कि क्रैक अभी भी बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों में डेटा और बिगड़ जाता है तो एल्वारो टीम को कहता है कि सभी एयरपोर्ट्स को चेतावनी भेज दें। अचानक एक भारी ऐश इरप्शन होता है, इतना बड़ा कि होटल में खड़े सभी लोग उसे दूर से साफ देख लेते हैं। होटल के कर्मचारी टूरिस्ट्स को झूठी तसल्ली देते हैं कि यह सिर्फ राख है। बदकिस्मती से सारा का प्लेन चेतावनी बहुत देर से पकड़ता है और सीधा राख के बादल के अंदर चला जाता है, जिसमें उसके इंजन आग पकड़ लेते हैं। होटल में जेनिफर और फ्रेडरिक को जेम्स का कॉल आता है जो उन्हें सारा की फ्लाइट के बारे में बताता है। उन्हें लगता है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी होंगी, लेकिन तभी वे अपनी आंखों से देखते हैं कि सारा का प्लेन गिरकर क्रैश हो गया है। थोड़े ही समय में ये खबर हर जगह फैल जाती है और दोनों अस्पताल भागते हैं जहां बचे हुए लोगों को लाया जा रहा होता है। वे सारा को कहीं नहीं पाते और जेनिफर नर्सों पर चिल्लाने लगती है तो फ्रेडरिक उसे खींचकर वहां से बाहर ले जाता है। उधर मेयर सरकार के साथ मीटिंग अरेंज कर देती है। सरकारी अधिकारी ऐश इरप्शन को असली फटना मानने में झिझकते हैं, लेकिन लंबी बहस के बाद तैयार हो जाते हैं कि तैयारी शुरू की जाए। मैरी बाद में अपनी टीम से कहता हुआ एल्वारो को सुनती है कि सब लोग अपनी फैमिलियों के साथ निकल जाएं और वह खुद मॉनिटरिंग संभालेगा। मैरी उसे गले लगाकर भावुक अंदाज में अलविदा कहती है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एरिक गायब है और उसके कॉल भी नहीं उठा रहा। कुछ देर बाद एक अफसर जेनिफर और फ्रेडरिक को पैसेंजर्स की लिस्ट देता है और बताता है कि सारा मिसिंग है, उन सभी लोगों के साथ जो प्लेन के फ्रंट में बैठे थे, क्योंकि वह हिस्सा ब्लास्ट में उड़ गया था। कपल को होटल वापस भेज दिया जाता है जब तक कोई अपडेट न आए। कमरे में पहुंचकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि सारा पहले से वहीं बैठी उनका इंतजार कर रही होती है। फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद सारा पूल की तरफ जाती है और चार्ली को ढूंढकर बताती है कि उसके टेक्स्ट्स की वजह से ही वह प्लेन से उतर गई थी। रात के बीच में मैरी को एरिक का कॉल आता है और वह उसे लेने बार की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है और वह यह सोचकर दौड़ती है कि शायद वह एरिक है। गड़बड़ में वह गलती से एक पुलिस वाले को चोट पहुंचा देती है, जिस वजह से उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गाड़ी चलने से पहले वह बार के अंदर एरिक को देख लेती है और उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। सुबह एरिक जेल में मैरी से मिलने आता है। पिछली रात उसकी हड़बड़ाहट देखकर अब वह मैरी की बातों पर यकीन करने लगा है। उसे लगता है कि उसी की वजह से मैरी के निकलने में देर हुई, इसलिए वह फैसला करता है कि अब दोनों साथ में इस आइलैंड से निकलेंगे। जेम्स को उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे तुरंत ऑफिस
लौटने का आदेश मिलता है। वहाँ टीम एक हाई स्तरीय सिमुलेशन देखती है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक नेचुरल डिजास्टर पूरे कैनरी आइलैंड्स को तबाह कर सकता है। टाइमलाइन अनिश्चित है, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी। जानकारी टॉप सीक्रेट है, इसलिए उन्हें चुपचाप एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान तैयार करना पड़ता है, खासकर उन नॉर्वेजियन टूरिस्ट्स के लिए जो छुट्टियों पर आइलैंड्स में बिखरे हुए हैं। उधर होटल में पूरी फैमिली पूल के पास एक दुर्लभ शांति का पल एंजॉय कर रही होती है, जो जेम्स के कॉल से चट से टूट जाता है। वह जेनिफर को आसन्न सुनामी के बारे में बताता है। वह साफ कर देता है कि ला पाल्मा को अभी प्राथमिकता नहीं मिली है और बड़े फेर्रीज पहले ही मुख्य द्वीपों की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उनके पास सिर्फ एक छोटी सी फेरी है जो 20 मिनट में रवाना हो जाएगी। मतलब फैमिली के पास बहस करने का भी समय नहीं है। वे लोग सिर्फ जरूरी सामान उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। सारा चार्ली को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह कमरे में नहीं मिलती। टाइमर खत्म। बाहर आते ही पता चलता है कि टैक्सी मिलना नामुमकिन है, तो फ्रेडरिक एक वैन सीधा उठा लेता है। वह भीड़ और ट्रैफिक को चीरता हुआ भाग रहा है, लेकिन किस्मत फिर भी उसकी तरफ नहीं होती। वैन के असली मालिक पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। बाकी फैमिली दिमाग चलाती है और भागकर फेरी तक पहुंचती है। वे सेलर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि फ्रेडरिक भी आ सके। फ्रेडरिक पैसे फेंककर हमलावरों से अपनी जान छुड़ाता है और जान तोड़कर फेरी की ओर दौड़ता है, लेकिन यहाँ हकीकत उसे थप्पड़ मारती है। फेरी निकल चुकी होती है, कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। सारा चार्ली को कॉल करके आइलैंड छोड़ने को कहती है, लेकिन सिग्नल टूट जाता है। इंस्टीट्यूट में अल्वारो को ट्रांसमीटर्स का सिग्नल चला जाता है और वो फौरन गवर्नमेंट को बताता है कि सुनामी कुछ घंटों में आ रही है। जल्दी ही इवैक्यूएशन सायरन्स पूरे आइलैंड में बजने लगती हैं और लोग घबराकर भागते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ को प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स को मूव करते वक्त बहुत संभालना पड़ता है। हेवकर कोमा से उठाया जाता है और जो हो रहा है वो देकर हिल जाता है। सब लोग लास्ट बोट्स में जगह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रेडरिक को एक होटल एम्प्लॉय की मदद से एक बोट में चढ़ने का मौका मिल जाता है। इसी वक्त वोल्केनो फाइनली एरप्ट होता है और बहुत ज्यादा लावा बाहर निकलता है। पुलिस स्टेशन पर एरिक एक कॉपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसकी बहन को नहीं छोड़ रहा होता, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ऑर्डर्स का वेट करना पड़ेगा। लास्ट बोट निकलने से पहले फ्रेडरिक देखता है कि एक माँ अपने बेबी के साथ डेस्परेट खड़ी है, तो वो अपनी जगह उन्हें दे देता है। अब वो भी आइलैंड पर फंस जाता है। इंस्टीट्यूट में हेवकर अल्वारो को सरप्राइज करता है जब वो जाने से मना कर देता है। दोनों फैसला करते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर एक लास्ट फील्ड ट्रिप करते हैं। पूरी दुनिया की मीडिया इस इंसिडेंट को कवर कर रही होती है, जिसमें गिरता हुआ, लावा बनता हुआ, सुनामी और इवैक्यूएशन के शॉट्स होते हैं। सारा जेन्स को कॉल करके सब बताती है, तो जेन्स अपने बॉस से हेल्प मांगता है, लेकिन बॉस उससे नाराज होती है क्योंकि उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। इसी वक्त वेव एक रिसर्चर ऑफिस को उन लोगों के लिए सेफ जगह ढूंढने में हेल्प करने की ऑफर देता है जो आइलैंड पर फंसे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे भी भगा देता है। जेन्स चुपके से उसे वापस बुलाता है और एक डेस्क दे देता है। पूरा आइलैंड में लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडरिक ने हार मान ली होती है। वो अपनी फैमिली को कॉल करता है और बस 2-4 प्यार भरे लफ्ज बोल ही पाता है कि सिग्नल चला जाता है। पुलिस स्टेशन में कॉप्स भी डर कर भाग जाते हैं, तो एरिक कीज उठाकर मैरी और एक और प्रिजनर को आजाद कर देता है। बाहर निकलते ही वो लोग वोल्केनो के टॉप पर दूसरी एक्सप्लोजन देकर रुक जाते हैं। फ्रेडरिक उनकी बात सुन लेता है और बताता है कि कोई बोट नहीं बची, लेकिन एरिक बताता है कि उसकी डाइविंग बोट अभी भी है। तीनों बीच की तरफ दौड़ते हैं और बोट सच में वहाँ होती है। जब वो निकलने ही वाले होते हैं, वो दूसरा प्रिजनर आकर उन्हें गन से धमकाने लगता है। एरिक कहता है कि वो भी साथ आ सकता है, लेकिन वो आदमी शेयर नहीं करना चाहता। एरिक उस पर जंप करके गन छीनने की कोशिश करता है। जद्दोजहद में गलती से गोली चल जाती है और एरिक को लग जाती है। मैरी दौड़कर उसके पास आती है और एरिक अपनी बहन की बाहों में मर जाता है। फ्रेडरिक क्रिमिनल पर चढ़ाई करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर पानी में डुबोने की कोशिश करता है। इससे फ्रेडरिक एक पत्थर पकड़ पाता है और उस आदमी को मारकर गिरा देता है। फिर वो उसे पानी में दबाकर उसकी सांसें रोक देता है। अब वो और मैरी बोट लेकर निकल सकते हैं, और जब दूसरे लोग बोट पर चढ़ना चाहते हैं, फ्रेडरिक उन्हें लात मारकर गिरा देता है या गन से डराकर दूर रखता है। जेम्स को वेव एक्सपर्ट बता देता है कि सुनामी से बचने के लिए सिर्फ टेनेरिफे में ला पाल्मा के पास जो एक बे है, वह एक तरह का सेफ स्पॉट है। वहाँ भी सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 50% ही हैं। जेम्स अपनी बॉस को ये बताता है, लेकिन वो कहती है कि इस पर स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती। माउंटेन के टॉप पर हॉइकर और अल्वारो स्पेशल सूट्स पहनकर वोल्केनो के पास जाते हैं, लावा को क्रैक से बहते देखते हैं और साथ में थोड़ी वाइन शेयर करते हैं। एयरपोर्ट पर जेनिफर और बच्चे सारे पासवर्ड्स दिखा देते हैं, जिसमें फ्रेडरिक का पासवर्ड भी होता है, तो उन्हें प्लेन पर चढ़ने के लिए 4 रिस्टबैंड्स मिल जाते हैं। बोर्ड करने से पहले सारा बाहर चार्ली को देख लेती है और उसके पास लौट जाती है। चार्ली के पास रिस्टबैंड नहीं होता, इसलिए सारा उसे फ्रेडरिक वाला दे देती है। इसी दौरान फ्रेडरिक और मैरी टेनेरिफे आइलैंड पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद माउंटेन और वोल्केनो टूटना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़ी वेव्स बनकर सुनामी की शक्ल लेने लगती हैं। हॉइकर और अल्वारो इसी प्रोसेस में मर जाते हैं। इस कोलैप्स का ट्रेमर एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, प्लेन हिलने लगता है और लोग पैनिक करने लगते हैं। जेनिफर को सारा की चिंता
होती है तो वो और टोबियास प्लेन से उतरकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लड़कियां प्लेन में चढ़ चुकी हैं। बाइनोक्यूलर्स से वेव्स को देखकर मैरी को समझ आ जाता है कि सुनामी टेनेरिफे को भी हिट करेगी। नॉर्वे में जेंस की बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रही होती है, लेकिन लैंड